हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके साइंस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के थर्ड टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का थर्ड पार्ट है। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के तीन पार्ट्स माउथ एंड बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बाकी के बचे हुए पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? एनस पे ख़त्म हो रहा है। और माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, जिसमें से हम लोगों ने माउथ और बक्कल कैविटी जो माउथ में ही होता है उसमें पढ़ लिया था। उसके बाद जो ये बक्कल कैविटी है वो कहाँ पे खुली थी? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस कहाँ खुला था? ओपन हुआ था स्टमक में। तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट, ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग इनके बचे हुए पार्ट, यानी अब ये स्टमक कहाँ खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुलेगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो ब्राउन कलर का है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन किस में खुलेगा? रेक्टम में। और रेक्टम कहाँ खुलेगा? एनस में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है प्यारे बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको हम हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा हिस्सा होता है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो पूरे बॉडी की लेंथ, यानी पूरी लंबाई, जैसे आप मान लो 6 फुट के हैं, 7 फुट के हैं, तो पूरी बॉडी की लंबाई का 3.5 गुना तक लंबा हो सकता है। 3.5 गुना यानी 3.5 टाइम्स पूरे बॉडी की लेंथ का ये लंबा हो सकता है। ठीक है, परंतु ये हमें, अभी आपने तस्वीर में भी देखा था कि कैसा दिखाई दे रहा था, बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है कि ये कोलाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कुंडलित फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कोलाइड फॉर्म में होने की वजह से ये हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन आप अगर सीधा करोगे तो 6 मीटर और उससे भी पूरी बॉडी की लंबाई से 3.5 गुना भी जो है लंबा हो सकता है ये। ठीक है, अच्छा, जो ये तो बात हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की। होता क्या है? सबसे लंबा पार्ट होता है, 6 मीटर की लंबाई होती है, 3.5 गुना लंबा हो सकता है बॉडी से की लंबाई से, और कोलाइड फॉर्म में होता है, इसीलिए हमें छोटा पार्ट दिखाई देता है इसका। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल काम क्या है? तो जो हमारा स्टमक है, भाई भोजन मुंह में आया, जो आपने कुछ खाया वो मुंह पे आया, मुंह से कहाँ गया? एलिमेंट्री के ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहाँ गया था? स्टमक में गया था। स्टमक में जो भी हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट था वो जो है डाइजेस्ट हुआ था, लेकिन कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जो भी हम कुछ खाते हैं वो स्टमक से फिर कहाँ पहुँचता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। ठीक है, फिर वहाँ पर जा कर के पूरी तरह से जो भी हमने खाया है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, यानी वो अपने चीज़ों में, जिन चीज़ों से वो बना होता है उससे में टूट जाता है। और टूटता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस काम में मदद कौन करता है? इस काम में 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस, 3 तरह के पाचक रस जो है वो मदद करते हैं। जैसे आप लोगों ने स्टमक में भी पढ़ा था, 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस निकलते थे, हाइड्रोक्लोरिक, म्यूकोसा, पेप्सिन एंजाइम। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस गिरते हैं। ठीक है, और मैंने आपको इस टॉपिक की स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो हमारा जो है हमारा क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स
और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, बताया था ना। उसी तरह से हमारा, तो हम लोगों ने 3 जूसेस के बारे में पढ़ा था जो स्टमक में मिले थे, और अब हम लोग बाकी के जो जूसेस गिरते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जूस कौन है, पाचक रस कौन सा है, इंटेस्टाइनल जूस या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पहला रस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही गिरेगा, से ही गिर रहा है, उसे इंटेस्टाइनल जूस कहती है। जो दूसरा जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, वो बाइल जूस होता है, जो कहाँ से आता है, लीवर से आता है। मैंने जब बताया भी था इस टॉपिक में, लीवर से आता है। तो इसके बाद जो तीसरा जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, वो कहाँ से आता है, वो पैंक्रियास से आता है। ठीक है, आंत से आता है। और ये जो पैंक्रेटिक जूस है वो पैंक्रियास से आता है, यानी हमारे अग्नाशय से आता है। ठीक है, आप ये तस्वीर देखेंगे, देख रहे हैं आप ये तस्वीर, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये लीवर का है, और ये वाला बीच में जो पार्ट है वो क्या है, पैंक्रियाज है। ये दोनों क्या करते हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दो जो आपका लीवर है वो बाइल जूस गिराता है, और जो ये क्या बोलते से आपका पैंक्रियाज है वो इसमें क्या गिराता है, कौन सा जूस गिराता है, पैंक्रेटिक जूस गिराता है। और खुद जो इंटेस्टाइन वो अपना खुद का भी एक रस गिराता है, इस सीक्रेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो इस तरह से भोजन जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है तो उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के, क्योंकि स्टमक में तो पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ नहीं था, तो उसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ये तीनों जूस गिराए जाते हैं। तो आइए हम तीनों जूस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से सिक्रेट होता है, और इसमें बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, और यही एंजाइम क्या करते हैं, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव फूड होते हैं उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। जो बाइल जूस होता है वो कहाँ से आता है, बाइल जूस जो होता है वो लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, और ये जो बाइल जूस होता है लीवर से तो स्रावित होता है, लेकिन ये एक बैग जैसी एक संरचना होती है, उसमें स्टोर रहता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। यानी गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस रहता है, फिर वहाँ से ये लीवर में जाता है, और लीवर से ये सेक्रेट्स होता है। ठीक है, तो जो बाइल जूस होता है इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होते। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो एक उत्प्रेरक होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की, किसी भी जो रिएक्शन हो रहा होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो एंजाइम वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो बाइल जूस है ना वो एक थैले जैसी संरचना गॉल ब्लैडर में बनता है, स्टोर होता है, और फिर लीवर के द्वारा ये स्रावित होता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इसमें किसी तरह का एंजाइम नहीं होता, जबकि इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता था, क्या होते थे, एंजाइम होते थे। ठीक है, अच्छा, बट इट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें एंजाइम तो होते नहीं हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो भोजन में फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, भाई जो भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब होता है ना, तो ये फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते थे, ठीक है, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता था, जिससे क्या होता था, उसका डाइजेशन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ये जो भी भोजन होता है उसका मीडियम जो है, उसका जो आहार है, उसको एल्कलाइन बना देता था। ठीक है, जिसके कारण जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते थे उनको एक्शन करना आसान हो जाता था, इजी हो जाता था। तो बाइल जूस का काम ये था। ठीक है, अब आते हैं पैंक्रेटिक जूस के बारे में। जो पैंक्रेटिक जूस था वो क्या होता है, वो एक ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पैंक्रियाज, उससे सिक्रेट होता है, उससे
स्रावित होता है। तो पैंक्रेटिक जूस डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड जुड़ा रहता है जिसका नाम पैंक्रियाज है, उससे स्रावित होता है। ठीक है। अच्छा, जो आपका पैंक्रेटिक जूस है वो पैंक्रेटिक डक्ट से आता है, ठीक है, के द्वारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट्स होता है। ये जो पैंक्रेटिक जूस होता है इसमें भी एंजाइम होते हैं, ये भी क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब हमारे भोजन में क्या क्या होता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ठीक है। तो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन दोनों जगहों पे भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है। इजेशन तो जान गए थे, इजेशन में क्या होता था, मुख में भोजन लिया, प्रवेश किया, फिर वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के उसका डाइजेशन शुरू हो गया। सेकंड जो एक न्यूट्रिशन का सेकंड स्टेप है डाइजेशन, वो यहाँ पे आके पूरा होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। यहाँ जब जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, तो क्या करते हैं ये दोनों जूसेस जो है, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस और बाकी के ये तीनों जूसेस, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब डाइजेस्ट कर देते हैं। बाकी क्या बचे, बाकी आपका बचा मिनरल्स और विटामिन। तो इनका जो है वो डाइजेशन पूरी तरह से, मतलब इनका जो डाइजेशन है वो, इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इन तीनों का जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के, उनका पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। अब आप ये फ्लो चार्ट देख रहे होंगे, फूड है जो है वो माउथ में गया। ठीक है। अब माउथ में कौन कौन होते हैं, टीथ होता है, टंग होता है, स्लाइवा होता है, स्लाइवा में बताया था मैंने। ठीक है, वो होते हैं, एजेशन वाला प्रोसेस हो गया। अब ये भोजन कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप से भोजन कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरता है, म्यूकस गिरता है और पेप्सिन गिरता है। ये भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे ISCR में बताया कि जम्स को मारते हैं, जो म्यूकस होता है वो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और पेप्सिन जो होते हैं वो भोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर भोजन कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। ठीक है। आपका बाइल जूस होता है। ठीक है, और पैंक्रेटिक जूस होता है। तो ये उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। अब ये भोजन तो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है। अब जो भोजन डाइजेस्ट हो गया तो जो भोजन का अब क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप हमारा क्या था होलोजोइक न्यूट्रिशन का, एब्सॉर्प्शन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कि जो दीवार होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नाड़ियाँ होती हैं। तो ये जो एनर्जी पैदा हुई भोजन के डाइजेशन से, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से, उनसे जो एनर्जी पैदा हुई वो डाइजेशन के बाद जो है वो इन्हीं ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दी जाती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देती है। लेकिन जो भी हम खाते हैं उसका पूरा हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। कुछ हिस्सा ऐसे भी होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होने के कारण कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी बड़ी आंत में चले जाते हैं। और जो बड़ी आंत होती है उसका काम क्या होता है, जो बड़ी आंत होती है, ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है, जो आपका उस अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर और सॉल्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जो और जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड सॉलिड होता है उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और उस सेमी सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रेक्टम में स्टोर कर देती है। फिर वो
जो है, अब यहाँ देखो, ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं, इस लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में कैसे काम हो रहा है, एसिमिलेशन और एब्सॉर्प्शन, ये दोनों काम यहीं पे हो रहे हैं, ठीक है। और रेक्टम में स्टोर कर दिया, उसके बाद ये जो है रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा ये जो है वो बाहर निकल जाता है, इसको लास्ट में कहते हैं इजेशन। तो पांचों स्टेप की यहाँ पे फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो अब हम ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, मैंने भी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जो भोजन का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो नहीं पच पाता है, बच जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन हो रहा है, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हो, ये है ये, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को इसमें पास कर देता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो कम से कम 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा ट्यूब होता है। ट्यूब जैसा दिख रहा है आपको, ट्यूब होता है, एक पाइप जैसी संरचना होती है, जो क्या करती है, जो एब्जॉर्ब वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो पानी होता है और जो सॉल्ट जरूरी नमक होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख कर लेता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो हिस्सा बच जाता है, उस हिस्से को रेक्टम की ओर पुश कर देता है, ढकेल देता है, ठीक है। अब भोजन कहाँ, मतलब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो अधपचा भोजन है, वो कहाँ पहुँच गया, रेक्टम में पहुँच गया। अब रेक्टम क्या होता है, रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ बीन कवर्ड टू सेमी सॉलिड मटेरियल। इस तरह से जो रेक्टम है वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, स्टोर करता है और उसको सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, अर्ध ठोस पदार्थ में बदल देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं, मल कहते हैं। और इसी मल को हम समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं, किसके द्वारा, एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा, ठीक है। तो अब एनस क्या है, द एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच फेसेस इज इजेस्टेड, यानी एनस हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक ओपनिंग है, द्वार है, जो क्या करती है, जो सेमी सॉलिड मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। और ये जो बाहर निकालने का काम करती है, इसको क्या कहा जाता है, डिफेसेशन कहा जाता है, डिफेसेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इजेशन वाला पार्ट जो है एनस द्वारा कंप्लीट होता है, और ये पूरी प्रक्रिया को डिफेसेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। मैंने इसको आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, पोषण कैसे होता है भाई, जो एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल शरीर के अलग अलग पार्ट को ग्रोथ करने में, उनको फंक्शन करने में मदद करता है, ठीक है, इसी से तो पोषण होता है। और पूरा ये कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके अपने अपने क्या काम होते हैं, उसी सब के बारे में पढ़ा। तो हम सबके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हमको पता होना चाहिए कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ताकि हम इसको और अच्छे से केयर कर सकें, ध्यान रख सकें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखें, ताकि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें, ठीक है। तो इस तरह से जो होलोजिक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं, ठीक है, इजेशन, आपके डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन, और लास्ट में जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, जो लास्ट वाला टॉपिक है उसका नाम है जो है इजेस्टेड, ठीक है। ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, या इजेस्टेड नहीं बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो पहला पार्ट होता है उसे इंजेशन बोलते हैं, सॉरी मैं बार बार गलत नाम ले रहा हूँ। पहला स्टेप जो है इंजेशन,
और फिर लास्ट में है इजेशन। वो पांचों टॉपिक जो है यहाँ पर जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाले वीडियो में, सॉरी लास्ट वीडियो बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका जो अगला वीडियो होगा वो किस पे होगा, रूमिनेंट्स पे होगा। ठीक है, कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि जो होलोजन न्यूट्रिशन वो अमीबा में कैसे होता है, मनुष्यों में कैसे होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे रूमिनेंट में कैसे न्यूट्रिशन होता है। रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो घास चरते हैं, ठीक है, घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, गाय भैंस बकरी ये सब घास खाती है, तो उनमें न्यूट्रिशन कहता है कैसे होता है, उन्हीं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।